प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं लक्ष्मण राजपुरोहित आपके समक्ष पेश हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जो है अपने अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी 24-25 में भी कक्षा 10वीं की गणित का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये अभी जो परीक्षा थी राज्य समान परीक्षा के तहत हुई थी, तो उसको हम आज हल करेंगे प्रश्न पत्र को। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 12, 15, 21 का एलसीएम है। अब सद के प्रश्न थे, इनमें से आया है कि एलसीएम आपको कौन सा है, तो निकालते हैं। जैसे 12, 15 और 21 इनका एलसीएम कितना होता है देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। छोटी है 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 का 12 भागे 6 बार, जिसमें नहीं जाता भाग उसको सेम ऐसे संख्या लिखी जाती है। फिर अगर 2 का भाग जा रहा है 2 का देना है, अगर नहीं जा रहा तो उससे बड़ी अगली अभाज्य संख्या 3, फिर नहीं जा रहा 5, 7, 11, 13 इस टाइप से आगे आगे अभाज्य संख्या बढ़नी है। 2 का भाग गया 6 में 3 बार, 15 में नहीं जाता है, फिर 21 में नहीं जाता है। अब इससे अगली संख्या है 3 अभाज्य संख्या, 3 का भाग गया 3 में 1 बार, 15 में गया 5 बार और 21 में गया 7 बार। अब 5 का देंगे तो 5 का जाएगा 5 में 1 बार, 7 में नहीं जाएगा 7, ऐसे ऐसे लिखेंगे। अब लास्ट 7 को अभाज्य संख्या तो 7 में 7 का भाग जाएगा। अब जो 12 संख्या है इन सभी संख्या का हम जो गुणा करेंगे तो वो गुणा अपना जो क्या है जो उत्तर होगा वो क्या है अपना एलसीएम होगा। तो गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दिया 12 तो ये आगे और 5 साथ 35 ये आगे 35। अब हम 12 गुणा 35 करते हैं तो वो अपना उत्तर आएगा 12 पंजे 7 का 0 हासिल की 6, 12 दिया 36, 36 और 6 होते 42। तो जो 420 है वो अपना एलसीएम है। इसमें ऑप्शन नंबर जो ब है बी वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य बताना है। तो शून्य वैसे तो वही होते हैं जो जिस बहुपद की जितनी बड़ी घात होती है उतने उस बहुपद के शून्य होते हैं। तो अब यहाँ पर बड़ी घात 2 है तो इस बहुपद के शून्य होंगे 2। तो इसके शून्य हल करने के लिए इसके 2 टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए गुणा करने पर तो 8x² आना चाहिए और माइनस करने पर 2। तो ये इसके अपने टुकड़े होंगे x² प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर में 0। अब देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा और 4 में से 2 देंगे तो माइनस के 2 रहेंगे। इसी तरह अब इनमें से कॉमन संख्या लेनी है। कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर x पीछे बचा, यहाँ पर बचा x माइनस का, सॉरी यहाँ पर x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 4। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया दोनों में से, इसमें x पीछे रहा इसमें 4 पीछे रहा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2, यहाँ पर पीछे रहा x और यहाँ पर रहेगा 4। अब दोनों कोष्ठक चूंकि सेम हो गए हैं तो हमने जो टुकड़े किए हैं और जो कॉमन लिए वो संख्या यहाँ पर सेम कर दी है। अब जो दोनों संख्या हैं इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं कॉमन। दोनों कोष्ठक को कॉमन ले लिया और दूसरा कोष्ठक बनेगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब बराबर में 0 है, दो कोष्ठक है जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता तो हम चिन्ह मानते हैं गुणाकार। अब हम क्या करेंगे इस गुणा वाले चिन्ह से हम लिखेंगे एक बार तो x माइनस 4 बराबर 0 इस कोष्ठक के, एक बार लिखेंगे हम x प्लस 2 के बराबर में 0, क्योंकि दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक 0 होता है तभी बराबर में उत्तर क्या आता है 0 आता है। अगर x माइनस 4 बराबर 0 है तो x का उत्तर आएगा 4, x प्लस 2 बराबर 0 है तो अपने x का उत्तर आएगा माइनस का 2। तो अपने जो इसमें उत्तर आ रहे हैं एक आ रहा 4, एक आ रहा है माइनस का 2। ये उत्तर इसमें हमने को देखना है, ये उत्तर है बी में 4 माइनस 2 जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न है रैखिक समीकरण में x प्लस y बराबर 4 है। एक तो आपको समीकरण दिया गया x प्लस y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है आपके x माइनस y बराबर 2। इन समीकरण का आपको हल बताना है, x के बराबर में क्या आएगा और y के बराबर में क्या आएगा। सीधे हल कर दो, x प्लस का है x माइनस का कट गया, x और x जुड़ेगा तो आ जाएगा 2x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6। x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो 6/2 आएगा। x का तो मान आ गया कितना आपने 3। अब निकालना है आपको y का मान। y के मान के लिए x का मान समीकरण 1 या 2 में से जिसमें रख दो अपने आप उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं x की जगह 3 रखा, y बराबर 4, 3 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3, y का मान आ गया 1, y का मान 1, x का मान 3। तो 3 1 जो भी आपको उत्तर है वो उसका सही आंसर है जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर के मूल होंगे। मतलब मूल किस तरह के होंगे कि मूल ऋणात्मक होंगे, मूल धनात्मक होंगे या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे या कोई वास्तविक मूल होंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको एक सूत्र होता है जिसमें हम द्विघात समीकरण का क्या निकालते हैं विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन रहती हैं। एक बार तो अगर उत्तर 0 आ जाए, एक बार 0 से संख्या बड़ी आ जाए
या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी आ जाए। तीन तरह के अपने इसमें कंडीशन रहती है। पहले अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण से करते हैं और उसका उत्तर 0 आ जाए तो यहाँ पर जो अपने मूल है वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं, दोनों मूल एक जैसे बराबर रहते हैं, जो भी मूल आएंगे वो दोनों एक जैसे आएंगे। अगला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ी संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, तो आपके जो मूल है वो अलग अलग होंगे, दोनों मूल जो भी आप हल करोगे समीकरण में दोनों मूल होंगे अलग अलग। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी संख्या आ जाए यानी ऋणात्मक माइनस में आ जाए तो आपके इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। क्लियर? अब इसको हम हल करते हैं। जैसे इसमें बी ए सी दिया है, ये इसी समीकरण से हम लेते हैं। समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। इसमें जो अपने द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वो होता है आपके कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। bx प्लस c, इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला है मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का। तो इसमें जो x स्क्वायर के साथ संख्या है वो a है, x के साथ जो b है और तीसरी केवल असल संख्या वो c है। तो इसमें अपने जो a है वो 2 है, b है वो 1 है और c है वो 4 है। अब इसको इस सूत्र में रखते हैं। पहले b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना a की जगह रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे 4। अब इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो गए 32। 32 में से 1 गया माइनस का तो अपने उत्तर आए माइनस के 31। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, 0 से छोटी संख्या आ जाती है तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका सही आंसर होगा। अगले की ओर करते हैं कि AP 3 7 11 का 10वां पद होगा। कोई भी AP आपको दी गई है और उसका कोई सा भी पद आपको पूछता है, इसके लिए आपको दो चीज होनी जरूरी है। वो है एक तो आपके लिए A, दूसरी है D। ठीक है, तो A हम कैसे निकालते हैं, A परफेक्ट पद होता है वो ये होता है, तो A तो आपका हो गया 3, पहला पद 3 दिया हुआ। D जो होता है वो निकालते हैं A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद है इसका 7, पहला पद है 4, तो अपना D आ गया कितना 3, D आ गया 3। n होता है पदों की संख्या, 10वां पद ज्ञात करना है तो n हो गया 10। इसके लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्ठक n माइनस 1 d। a n की जगह 10 लिखेंगे, फिर a आ गया, a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद आ गया 3 प्लस n कौन सा पद ज्ञात करना 10वां माइनस 1 गुना d यानी 7वां अंक कितना आया है 3 का 7 अंक है। आगे आएगा हल करेंगे a tan बराबर 3 प्लस 10 में से 1 के पीछे 9 गुना 3 9 के 27 27 और 3 होते आपके 31। सॉरी कहीं गलती तो नहीं है, 10वां पद सॉरी यहां पर 3 है ना, गलती हो गई। हाँ यहाँ पर थे 3 तो अपने d आएगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे तो 9 चौके 36 36 और 3 हो गए 39। तो 39 आपका करेक्ट आंसर है, जो भी है सी में दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजा लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है जो त्रिभुज दिया गया है इस तरह से कौन सी भुजा लंब है। लंब वो भुजा होती है त्रिकोणमिति में कि जो कोण के सामने भुजा दी है, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर कोण समकोण है, इसके सामने वाली भुजा आपको पता ही है क्या होती है। इन दो भुजाओं में लंब और आधार होती है। डिपेंड किस पर करता है कौन सी लंब होगी कौन सी आधार, वो होती है थीटा पर। यानी अगर थीटा यानी कोण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये वाली ये लंब होगी, और अगर इसके सामने वाली सॉरी कोण अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो लंब होगी ये। तो थीटा अगर कहीं पर भी यहाँ हो तो लंब ये होगी, यहाँ है तो लंब ये होगी। ठीक है, तो इस पर हम देखते हैं थीटा दोनों पर दिया हुआ है, इस पर भी थीटा दिया गया है, इस पर भी थीटा दिया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली भी लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा ये वाली भी लंब होगी। मतलब इस कोण के लिए ये लंब होगी और इस कोण का प्रयोग करेंगे तब ये लंब होगी। तो दोनों भुजाएं लंबवत है, लंब में आ रही। दोनों भुजाओं का नाम है, एक का AC है एक का BC है, जो है आपके उत्तर से करेक्ट आंसर है बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं A है 2 4 और B -2 -4 के मिलान में लिखा करके मध्य बिंदु के निर्देशांक है। जो निर्देशांक दिए गए हैं पहला है 2, 4 और दूसरा है -2 -4। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो जो पहला कोष्ठक होता है इसको हम मानते हैं x1 और y1।
ये निर्देशांक हो गए। और दूसरे वाले को हम मानते हैं x2 और y2 वाला होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। यानी x वाले कोष्ठक को x वाली संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दे दो और y वाली संख्या को जोड़ करके भाग दे दो। x1 है 2 और x2 है -2 और बटे में आ गया 2। y1 है 4 और y2 है -4। यहाँ पर अपने को सीधे पता चल रहा है माइनस का 2 और प्लस का 2 तो 0 आना है, तो ये तो आएगा 0/2। ये भी 4 प्लस का 4 माइनस का तो 0/2 आएगा, तो 0/2 से 0/2 कटेगा, ऊपर सीधे कितना आ जाएगा 0,0, जो कि इसका उत्तर सही है सी। यानी ये 0,0 होता है, ये मूल बिंदु के भी निर्देशांक होते हैं। नेक्स्ट है tan 60 का मान क्या है? tan 60 का मान सीधे होता है √3। ये जो अगर मैं tan का आपको सारणी लिखूं, इसमें tan a लिख दिया, तो tan a में जो 0 डिग्री होता है उसका मान 0 होता है, जो tan 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/√3, जो tan 45 डिग्री होता है उसका मान होता है 1, जो tan 60 डिग्री होता है उसका मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत, या इसे कहते हैं अपरिभाषित या इनफिनिट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये दिया गया है कि एक मीनार है, मानिए एक मीनार है, इस मीनार की जो भी ऊंचाई है वो उसकी छाया के यानी परछाई के बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है। मान लिया इस मीनार की ऊंचाई x है और ये इसकी छाया है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों की क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि उस टाइम में ये जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे थीटा यहाँ पर दिया गया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब अभी हमने समझी थी, एक तो हमें दिया हुआ लंब दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है आधार, तो लंब बटे आधार, और लंब बटा आधार से अपना जो सूत्र है वो बन रहा कौन सा, tan थीटा। क्लियर? लंब में मान दिया हुआ है x, आधार भी मान दिया हुआ है x, बराबर हम लिख देंगे tan थीटा, x x कट जाएगा, उत्तर कितना आया a। अब tan थीटा की सारणी में एक मान कितने डिग्री पर आता है, अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि tan थीटा में एक का मान tan 45 डिग्री के सामने आता है। कितने के सामने आता है, tan 45 डिग्री के सामने आता है, अतः इस पे सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला उसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिज्या आपको r दी गई है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई की जगह लिख दो 22/7, r की जगह लिख देंगे 5 गुना 5, फिर आ जाएगा 22 बटे 110, 110 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 550 बटे में 7, 7 का भाग देते 550 में जो भी उत्तर होगा वो आ जाएगा। 7 का भाग इसमें देंगे 55 में, 7 7 49, पीछे रहे 6 0 7, 7 8 56, फिर पीछे 4 पॉइंट लगा है 4 0 40, 7 5 35, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपके क्वेश्चन में अब ऑप्शनल नहीं हो, अति लघुतम में ऐसे प्रश्न हो तो आपको आगे हल करना, जहां तक आ रहा पॉइंट के बाद दो संख्या है, ठीक है। अगर यहां तक ऑप्शन में आ गया है तो यहां तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, सीधा ही है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 4 10 5 9 12 का मध्य है, ये समांतर मध्य दिया गया है, तो मध्य अगर समांतर मध्य होता है तो क्या करना है, जो राशि दी गई है, जो आंकड़े दिए गए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है, तो सभी आंकड़ों को जोड़कर कितने आंकड़े 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, आपके समांतर माध्य ही वो आ जाएगा। जोड़ते 4 2 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 और 12 होते 40, 40 बटा 5, आपके माध्य कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 52 पत्तों के ताश पर से पत्ता निकाला जाता है तो रानी यानी प्रायिकता। सीधी सी बात है, 52 पत्ते दे दिए, 52 पत्तों में से दे दिए तो बट्टा में तो सीधा ही 52 आएगा, फिक्स है। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम 52 है, संभावित कितने रानी को या बेगम को, एक पूरी ताश के अंदर बेगम या अब रानी कह सकते हो 4 होती है, ठीक है, 2 काले रंग की 2 लाल रंग की, और उन दो में भी एक लाल की, एक पान की, सॉरी एक पान की, एक ईंट की, एक हुकुम की और एक चिड़ी की, तो ये 4 होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 बटा 52,
4/52 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो लिखेंगे 1/13। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया है 4/53 क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि बट्टे में 53 आ गया और लास्ट में पता है 53 नहीं होते। अगली खाली स्थान में आ गया कि x + 2y = 4 है, समीकरण बना लिया x + 2y = 4 और 2x + ky = 3 है का कोई हल नहीं हो, ये आपको यहाँ पर दिया गया कि इसका कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। तो ये हम कैसे हल करते हैं, कोई हल कब नहीं होता है, जब आपके दो समीकरण से समांतर रेखाएं बन रही हो, जब समीकरण से समांतर रेखाएं बनती हैं तब उसका हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती तो केवल एक हल अद्वितीय हल होता है और संपाती रेखाएं बनती तो अनंत हल होते हैं। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, कोई हल नहीं होता इसका, अपने फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है, वो होता है a1/a2 के बराबर में b1/b2 होता है, लेकिन इसके बराबर में c1/c2 नहीं होता है। इससे हम लिखेंगे a1/a2 a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 बराबर b1/b1 की जगह 2 है, b2 की जगह k है, तो हम लिखेंगे 2/k। अब कर दो बजर गुणा k और 1 का गुणा हुआ k, 2 और 2 का गुणा हुआ 4, तो k का मान कितना आया यहाँ पर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं समरूप या समांतर। सभी वृत्त है वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर त्रिज्या बराबर हो वृत्त की तो वो सर्वांसम होते हैं, नहीं तो सभी वृत्त समरूप है। एक वृत्त की एक स्पर्शरेखा वृत्त को बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की जो स्पर्शरेखा होगी, जैसे ये वृत्त है, इसकी स्पर्शरेखा ये आ रही है तो ये वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसकी कितना रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अभी लिखा था πr², पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 आ गया, 7 से 7 क्लियर हो गया, कट गया, 22 और 7 का गुणा करेंगे 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आर त्रिज्या और h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। πr² होता है बेलन का और बेलन का एक ते होता है शंकु का आयतन। आगे है यदि pa बराबर 1/2 है तो pa बार बराबर क्या होगा, ये होता है फैक्टर से क्वेश्चन है pa + pa बार बराबर होता है 1, तो ये pa आपको 1/2 दिया गया है तो pa बार भी 1/2 ही होगा ना, क्योंकि 1/2 को कक्षा में देंगे, 1 में से आधा जाएगा तो आधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 26वां प्रणाली का एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलसीएम ज्ञात किया था, अभी हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ अलग अलग होता है, एलसीएम साथ में होता है। 26 91 है, 26 में 2 का भाग आ रहा है, 13 में 13 का भाग है 1 का, 91 में 2 का जा नहीं रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, फिर देंगे 7 का, 7 का गया 7 एकम 7, पीछे 2 21, 7 या 21, फिर आया 13, 13 में 13 का भाग गया 1। जो संख्या को बाहर कहते हैं 26 और 91 के बराबर। 26 के बराबर है ये 2 गुना 26 के बराबर है ये 2 गुना 13 और 91 के बराबर है ये 7 गुना 13। अब इसमें जो कॉमन चीज आ रही है, कॉमन कौन सी चीज आ रही है, जैसे इस यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 जो आपके कॉमन आ रही है वो आपके क्या है, एचसीएफ इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। द्विघात x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके शून्य ज्ञात करें। शून्य का विज्ञान क्या होता है, 20 वाले पद के टुकड़े करने। टुकड़े कैसे करने, जैसे इसमें गुणा करने पर 6 और इस 1 का गुणा करें तो गुणा करने पर 6 आए और ये जोड़ने पर 5 आए। तो ऐसे तो दो ही संख्या है, एक तो है x² में लिख दिया हमने, एक तो है आपके 2, एक है आपके 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा और 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। आगे इनमें से कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन है x, यहाँ पर रहा x और यहाँ पर पीछे रहा 2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा 3, यहाँ पर पीछे x रहा, यहाँ पर 2 रहा पीछे बराबर 0। दोनों कोष्ठक सेम आ गए, दोनों कोष्ठक को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर पीछे बचा x और इधर बचा 3 बराबर में 0। फिर वही या तो x + 2 के बराबर में 0 है या x + 3 के बराबर में 0 है। अगर x + 2 के बराबर 0 तो x में 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2, इधर करेंगे तो x बराबर -3, तो इसके जो शून्य के वहां पे क्या आ जाते हैं -2 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
एपी 2 7 12 का 13वां पद ज्ञात करना। अभी कुछ देर पहले क्या था, 13वां पद ज्ञात करने के लिए एक ए जी ए है 2, डी है, डी अपने को दिया हुआ है, कैसे दिखाते हैं, a2 a1। a2 अपने पास में कितना है 7 और a1 है 2, तो डी अपने आ गया 5। n कौन सा पद ज्ञात करना है, a वाला पद ज्ञात करना। सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1d। an है a13 बराबर a आपके आ जाएगा 2, अभी यहां पर लिखा है n कौन सा पद ज्ञात करना, 13 13 माइनस 1 और d आ जाएगा आपके 5। क्लियर, इसको हल करते हैं। a13 बराबर 2 प्लस 13 में से गया 12, 12 गुणा 5, 2 प्लस 12 और 5 का गुणा किया 60, तो आपके a13 यानी 13 पर कितना हो जाएगा 60 और 2 तो 62, 13 पर कितना हो जाएगा 62। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि sin a है, वो आपके दिया गया है 3/4, आपको tan a की वैल्यू निकालनी है। sin a का मतलब जो sin का सूत्र है वो क्या होता है, sin का सूत्र होता है आपके लंब बटे में कर्ण, यानी लंब 3 है कर्ण 4 है। वैसे हम tan का ज्ञात करते हैं तो tan के बराबर क्या आता है, लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। तो लंब तो अपने को पता है कि लंब 3 है, आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार का सूत्र है। तो आधार के बराबर में लिखेंगे हम रूट कर्ण है आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आधार बराबर आएगा आपके कर्ण है, सॉरी 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 16 में से 9 गए, आपके आधार कितना आया है रूट 7। 7 और बाजी संख्या इसका रूट में रहेगा, तो tan का जो मान है वो आपको कितना आ जाएगा, लंब आपको पहले से दिया हुआ तो 3, आधार आया आपके रूट 7, तो tan a का मान आ जाएगा 3 रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, ये दीवार है और ये भूमि है, इससे एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार के सहारे में, ठीक है। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, क्लियर। दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री कोण बनाती है, ये कोण बना दिया आपको 30 डिग्री का। आपको बताना है सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, मतलब यहां से लेकर ये जो सीढ़ी यहां तक आई है ना, तो ये दीवार पर कितनी ऊंचाई है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थीटा, यहां दिया है थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये जो दी हुई है वो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण सूत्र बन जाता है sin का, थीटा 30 दिया तो लिख देंगे sin 30 डिग्री। लंब आपके पास में x है, कर्ण आपके पास में 5 है, बराबर sin 30 का मान होता है 1/2। अब इसका हम करेंगे वज्र गुणा, तो 2 और x का गुणा हुआ तो 2x, 5 और 1 का गुणा हुआ तो 5, 2 का करेंगे पक्षांतर, x बराबर हो जाएगा 5/2, x का मान आ जाएगा 2.5 मीटर, यानी दीवार के सहारे जो सीढ़ी है वो दीवार पर 2.5 मीटर ऊंचाई तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से 80 पर एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहां पर जो अपने क्वेश्चन है सभी एक एक नंबर के थे। अब ये जो खंड को आ गया सेक्शन बी, इसमें अपने करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन है। 6 72 120 का अभाज्य गुणन की विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करेंगे। पहले हम कर लेते हैं एचसीएफ ज्ञात, ये 6 का ज्ञात कर रहे थे पहले, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, फिर आ गया 72, 72 में 2 का भाग गया 36 बार, फिर 2 का भाग गया 18 बार, फिर 2 का भाग गया 9 बार, फिर 9 में 3 के जाता है 3 बार और 3 में 3 का 1 बार, फिर आ जाता अपने 120, तो 120 में 2 का भाग गया 60 बार, फिर 2 का भाग गया 30 बार, फिर 2 का भाग गया 15 बार, फिर 3 का भाग देगा 5 बार, फिर 5 का भाग देगा 1। अभी जो संख्या आई है बार में, जो 6 के बार में आई है, 72 के बार आई है, 120 के बार, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 के बाद जो संख्या है वो है 2 गुणा 3, जो 72 के बाद संख्या आई है वो है आपके 36 गुणा, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। नेक्स्ट 120 के बराबर जो संख्या है वो 1 2 1 2 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 1 बार 5। अब ऐसे निकालने का वही तरीका है, इसमें से जो संख्या मिल रही है, इसमें एक ही संख्या मिल रही है, एक तो मिल रही है आपके 2 2 का जोड़ा होता है, सब में 2,
एक देखना आप सभी में 3 है ना, तो 2 और 3 ही है, हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 6 तो इसका क्या आ जाएगा आपके एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए जो एचसीएफ आया है ना उसको तो लिखेंगे, 6 तो आया फिक्स है, इसके अलावा कौन कौन संख्या बचेगी, जैसे इसमें 2 2 बार है, इसमें भी 2 2 बार है, तो हम 2 को 2 बार ही लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा एक 3 या एक्स्ट्रा बच रहा है, 5 भी एक्स्ट्रा बच रहा है, तो जो एक्स्ट्रा है उनको भी लिखना है 3 गुणा 5। ये इनका जो गुणा करेंगे वो आपके क्या आ जाएगा एलसीएम। गुणा करते हैं 5 या 15, 15 गुणे 30, 30 गुणे 60, 60 का 6 से गुणा करेंगे, 6 से 36, तो गुणा आ गया आपका 360। तो 360 है आपके क्या है एलसीएम। तो मेरे को आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट इससे एलसीएम कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी जो हमें कर रहे थे वो बहुपद के 3 पद वाले थे, उसमें 20 का टुकड़ा करे थे। अगर 2 पद आ रहे थे तो कैसे करना है कि x² - 3 है बराबर 0, 3 का पक्षांतर करेंगे, x² बराबर 3 प्लस में चला जाएगा। अब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस में रहता है और रूट में रहता है, रूट होता है वो हमेशा प्लस और माइनस में रहता है, ठीक है। मैंने वैसे चूंकि आपको पहले ही बताया था कि जिस बहुपद की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही बहुपद होते हैं, सॉरी शून्य होते हैं। तो इस बहुपद की 2 घात है तो उसके 2 शून्य बनेंगे। एक बार हम इसको x बराबर प्लस के रूट में लिख सकते हैं, एक हम x बराबर इसको माइनस का रूट में लिख सकते हैं। तो इसके 2 शून्य का रूट, तो प्लस का 3, प्लस का रूट 3, एक माइनस का रूट। इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा दिए गए रेखीय समीकरण युग्म x + y = 5, पहला समीकरण है x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया आपने। दूसरा है आपके पास में 2x - 3y = 4 का हल ज्ञात करो, ये समीकरण हो गया 2। क्लियर। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, कोई सी विधि से करते हैं। मैं अभी आपको प्रतिस्थापन विधि से करके बताता हूं। समीकरण 1 है, इसमें 1 का मान लेते हैं किसी x का, x बराबर मैं लेता हूं 5, y का पक्षांतर करता हूं 5 - y, ये मेरा समीकरण नंबर 3 बन गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, टेक्निकल इश्यू है, प्रतिस्थापित करने पर, यानी ये जो x का मान है 5 - y, ये समीकरण x में का x लिखा हुआ है वहां पर हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 कोष्टक 5 - y, x की जगह हमने 5 - y लिख दिया, -3y = 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 और 5 का गुणा हुआ 10, 2 और y का गुणा हुआ 2y, -3y = 4। ठीक है, अब 10 का कर देते हैं पक्षांतर और इनकी जोड़ कर देते हैं। -2 और -3y हो गया आपके पास में -5y = 4, और ये 10 इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। क्लियर। ये माइनस का 5 है, पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर है वो आपके आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6 है और ये माइनस का 5, तो y बराबर आपके हो जाएगा -6 बटे -5, माइनस से माइनस कर गया, y का मान आया आपके 6/5। क्लियर। अब जो 6/5 y का मान आया है वो समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 3 में रख देते हैं। हम लिखेंगे y बराबर 6/5 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, इसको हम y में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इसमें इस मान रख देंगे। समीकरण 3 लिखेंगे x बराबर 5 - y की जगह लिखेंगे 6/5। अब कर दो जोड़, y बराबर 5 और 1 का लसागु लेंगे 5, 1 का भाग 5 में गया 5 बार, 5 का गुणा 5 से 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का गुणा 6 से 6, तो 25 में से 6 के पीछे रहे 19, 19/5। x का मान तो यहाँ पे 19/5 और y का मान है तो यहाँ पे 6/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BE हो, ये भुजा DE और BC समांतर हो तो इसी का मान ज्ञात कीजिए, इसी का मान ज्ञात करना है। आपको लिखना है, ये थेल्स का प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE के समांतर है BC, अतः तो थेल्स प्रमेय से हम यहां पर लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
दूसरी भुजा को जो त्रिभुज को दो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो दूसरी भुजा के समांतर होती है। और इसका उल्टा होता है कि अगर वो भुजा समांतर होती है तो उसके जो अनुपात होते हैं, जो भुजाएं कटी हुई है उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। कैसे अनुपात? मतलब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मान लो इस भुजा को एक ये ऐसी लाइन काट दी, इन दोनों भुजाओं को लाइन काट दी, अगर ये और ये समांतर भुजाएं हो तो इस भुजा का अनुपात इन दोनों भुजाओं के ऊपर वाले भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये होती है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसको हम लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात लिखेंगे AD बटा DB, इसके बराबर में होगा A बटा EC। ठीक है, अब इसको करेंगे AD हमने दी हुई 1.5, DB दी हुई है 3 बराबर A आपके पास में 1, EC आपके पास में क्या, यहां से हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब इसका कर देंगे वज्र गुणा, EC और 1 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा EC, 2 और 1 का गुणा होगा तो आएगा 2, तो ये आपने EC का मान आ गया सीधा EC बराबर 2। अगला है दो बिंदु A1 2 तथा B4 5 के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितनी दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, सॉरी दूरी सूत्र जो है वो सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र से क्या होगा? दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कौन सा होता है? मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये कि जो पहले निर्देशांक होते हैं उसके जो निर्देशांक हैं वो x1 और y1 होते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो इसमें ये एक x1 है और दो y1 है, 4 x2 है, 5 y2। तो हम x2 माइनस x1 लिखेंगे तो लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस या लिखेंगे फिर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और फिर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 18। ठीक है, अब 18 भी लिख सकते हो, 18 उत्तर आपका सही है अगर आपको आगे नहीं आता है तो, लेकिन इससे आगे लिखना चाहो तो 18 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 गुणा 2, 9 2 18 लिख सकते हैं। तो अब 9 जो है 9 का वर्गमूल होता है वो होता है आपके 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 रूट 2, क्योंकि 2 का नहीं होता 2 रूट में रह जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 रूट 2 मात्र। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 3 रूट 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें जैसे मैंने नाम लिख दिया पहले से त्रिभुज का, ABC नाम है त्रिभुज का। ठीक है, ये AB है वो मीनार हो गई, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु होगा, ये भूमि का बिंदु है, इसकी दूरी है ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर लिख दिया हमने। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहां से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये वाली ऊंचाई कितनी होगी हम x मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई है x। ठीक है, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है, मान ले। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे, थीटा के साथ में जाएंगे, लंब ज्ञात करना है और आधार दिया गया है। लंब ज्ञात करना, आधार दिया गया है, लंब बटा आधार से सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार। ये सूत्र था tan का, थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। लंब x है और आधार 30 है, tan 60 का मान होता है √3 बट्टा में 1 लगा दो और वज्र गुणा कर दो, x और 1 का गुणा करेंगे x, 30 और √3 का गुणा करेंगे 30 √3, तो 30 √3 मीटर क्या होगी x की ऊंचाई। x का मान आया 30 √3 और x हमने किसको माना है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 30 √3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री।
त्रिज्यीय खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोण आपको 60 डिग्री दे दिया है, यानी थीटा 60 डिग्री दे दिया गया है, और आर त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्यीय खंड का जो सूत्र होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 दिया हुआ है, बटे में 360 लिखेंगे, गुणा पाई की जगह 22 बटा 7 दो, और आर त्रिज्या 6 मिली है ना। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 और 6 से 6 कट गया। क्लियर? ऊपर आप 22 गुणा 6 और नीचे 7, 22 से क्या हो गया 132 बटे में 7, तो 7 से 132 से यार भाग ले लो, या नहीं तो सीधे लिख दो 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। ये तो संपूर्ण का, अगर वक्र पूछ रहे तो उसका होता है 2 पाई r h। इसमें आपको r दे दिया है, कितना है r 5 सेंटीमीटर दिया है, और h है वो दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। अब इसको सूत्र में निकाल कर लो, लिखेंगे 2 गुणा 22 बटे 7, r की जगह लिखेंगे 5 कोष्टक 5 प्लस 14। आगे हल करते हैं इसको, 22 और 2 का गुणा करेंगे, 22 2 होंगे 44 बटे 7 गुणा 5 गुणा 22 5 और 14 का जोड़ करेंगे तो ये हो जाता अपने 19। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो 44 और 5 का गुणा करते हैं, 4 में 20 का 0, 20 और 22 220 बटा 7 गुणा 19 और इन दोनों का गुणा कर दो, 0 का 0 आ जाएगा, 19 दूनी 38 का 8 आ सकता है 3, 19 दूनी 38 और 3 हो जाते 41 4180 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगर आप भाग देना चाहो पॉइंट में तो लाना चाहो तो आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यक पहले से दे दिया गया है और x और y का इसमें मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ये तो हो जाएगा आपके अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक। क्लियर? आगे आपको यहाँ पर 12 का f दिया हुआ है और आगे निकालना आपको CF। ये सारे बनेंगे आपके। हाँ, f आपके दिया हुआ है, ये f 5 है, ये x है, ये 20 है, ये 15 है, ये y है। कौन सा बैग हो गया? उल्टा लिख दिया मैंने, पहला खाना छोड़ दिया नहीं यहाँ पर। ये 5 है, ये x है, ये 20 है, ये 15 है, ये y है, ये 5 है। CF कैसे ज्ञात करते हैं? जोड़ के। तो पहला तो CF सेम आएगा, दूसरे का इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस x, आगे जोड़ेंगे तो 25 और 15 हो गया 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x, फिर उनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, फिर आगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। क्लियर? n आपके हैं, n हम ज्ञात करेंगे n के लिए, इसमें आपको n दिया हुआ नहीं है ना, इसमें n 60 है, सॉरी जो पूरी इसका टोटल है ना, ये सिग्मा f, जो सिग्मा f है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिग्मा f इसका 60 है, तो इससे हम ज्ञात करेंगे कि जो 60 है वो ये है। तो n कैसे निकालते हैं? जो संख्या उसमें 2 का भाग देंगे, ये उत्तर आ जाएगा आपका 30। क्लियर? आगे हम लिखते हैं माध्यक का सूत्र, तो माध्यक बराबर आ जाएगा n प्लस कोष्ठक n बटा 2 माइनस CF बटे में f इंटू h। इसके लिए हमें पहले माध्यक वर्ग क्या करना होगा? तो माध्यक अपने को पहले से दिया हुआ है, माध्यक आपके 28.5 है, तो 28.5 कहां पर आएगा? 20 से 30 के बीच में आएगा, तो ये आपके माध्यक वर्ग है। ये क्या है?
माध्यक वर्ग है। क्लियर? इस माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो l होती है, यानी आपके 20 है वो l है, n/2 यहाँ हमने निकाल दिया, n/2 30। CF क्या होगी? जो माध्यक वर्ग की CF है, CF क्या होगी? 25 + x है, उससे ठीक पहले यानी 5 + x है वो आपकी CF होगी। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग में F आ रहा है 20, तो 20 आपके F है। H होता है वर्ग अंतर, इसमें कितने कितने का अंतर है? अंतर साफ दिखाई दे रहा है, 10 10 का अंतर है, तो H आपकी है 10। तो इससे लेकर हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं। माध्यक आपको दिया गया 28.5, तो 28.5 लिख दिया बराबर L की जगह लिखेंगे 20 प्लस n/2 है वो आपके आ गया 30 माइनस CF आ गया आपके 5 + x, तो हम इसको कोष्ठक में लिखेंगे 5 + x बटे में F आपके आ गई 20 गुणा H आपके आ गया 10। ठीक है, यहां तो सीधे कट रहा है, 0 से 0 कट गए। आगे हल करते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस कोष्ठक 30, ये कोष्ठक के बाद माइनस का चिन्ह है ना, तो कोष्ठक खुलने के बाद अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे, 5 माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा और बट्टा में 2 है ये। आगे हम करते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गए पीछे में 25, ये आ गया 25 माइनस x बटे में 2, ये कोष्ठक नहीं है। अब 20 का कर दो पक्षांतर, तो ये हम लिखेंगे 28.5 माइनस 20 और इधर अपने लेंगे 25 माइनस x बटे में 2। हाँ जगह नहीं बच रही है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब इतने में तो आ जाएगा। अब 28.5 यहाँ पर लाइन लिखते हैं, इसमें आपको अब बराबर है। अब 28.5 में से 20 गया तो पीछे रहा 8.5 बराबर सॉरी इसमें 2 का पक्षांतर है, 2 को इधर ले जाते हैं, 2 इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा। अब इधर आ 25 माइनस x, 8.5 और 2 का गुणा किया तो कितना हो गया 17 बराबर 25 माइनस x। अब इसको मैं आगे यहां हल कर रहे हैं। अब x को छोड़ करके 25 का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 25 हो जाएंगे आपके किसमें माइनस में और इधर x माइनस में। अब 25 में से 17 गए तो पीछे कितने रहेंगे 8, किसके रहेंगे माइनस के, बराबर माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका उत्तर कितना आया है वो आया आपके 8। क्लियर, x का मान तो 8 आ गया। अब y का मान क्या है? y का मान तो हम कैसे क्या करेंगे, ये जो लास्ट में संख्या आती है, लास्ट में संख्या क्या है 45 प्लस x प्लस y, ये किसके बराबर आती है? जो आपका n होता है, जो सिग्मा f होता है, तो सिग्मा f कितना है 60, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 60, तो इससे y का मान आसानी से निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 45 प्लस x का मान आएगा तो 8 लिख दिया प्लस y बराबर 60, 45 और 8 कितने होंगे 53, तो 53 प्लस y बराबर 60, 53 का कर दो पक्षांतर तो y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 53 और y बराबर कितना आ गया 60, तो आपके x बराबर 8 है और y बराबर 7। क्लियर, इसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि इस जो बारंबारता का जोड़ है वो 60 है, ठीक है ना, ये प्रश्न मेरी गलती थी। अगला प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ये प्रायिकता वाला प्रश्न आ गया, अच्छा प्रश्न है पासे का। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? जब पासे को फेंकते हैं तो सह संभावना होती है, सह होती है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या और इसमें है 2 3 और 5। क्लियर, तो 2 3 और 5 जो अभाज्य संख्या है तो कितनी होगी? हम लिखेंगे संभव परिणाम, लिखेंगे संभव परिणाम 3 है। कुल परिणाम पासे में कितना होता है 6 होता है, अभी हमने लिखा 6 संभावना होती टोटल,
तो हम लिखेंगे 3/6 काटेंगे तो आ जाएगा आपके 1/2। तो पहला जो है एक अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता कितनी होती है 1/2। दूसरा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पहले। 2 और 6 के बीच में कोई संख्या, तो कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितने होते हैं पहले हम उसको वो लिख देते हैं। देखो 2 और 6 के बीच संख्या 3 आ रही है, 3 4 5। कौन कौन संख्या आ रही है? 3 4 और 5। टोटल संख्या कितनी हो रही है? 3। प्रायिकता लिखेंगे 3 और कुल है 6, प्रायिकता आ जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या, दूसरा हो गया, तीसरा विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है? 1 3 और 5। ये भी कितनी संख्या है? 3। तो संभावित परिणाम कितने हैं? 3। प्रायिकता कितनी होगी? 3/6 काटेंगे तो 1/2, यानी तीनों का उत्तर है हमारा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 8 का प्रथम 15 गुणज है, तो इसमें हम पहला तो ये लिखेंगे कि 15 गुणज है तो n होगी आपकी 15, और 8 की जैसे हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने जैसे 10 तक लिख दिया। अब इसमें 8 का गुणज कौन सा है? स्टार्टिंग में जैसे 1 आपके पढ़े में आता है, नहीं आता है, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 5 6 7 नहीं। 8 जो ऐसी संख्या है जो पहली 8 की गुणज, यानी 8 के पहाड़े में पहली संख्या आने वाली है, संख्या है 8। तो इसका प्रथम पद ए जो है वो हो जाता है इसका 8। अब 8 के बाद दूसरी 8 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? वो होती 16। फिर अगली संख्या कौन सी होती है? वो होती 24। फिर अगली संख्या 32 40 इस टाइप से। तो एक संख्या से दूसरी संख्या, दूसरी से तीसरी, या तीसरी चौथी संख्या, यानी इसके बीच में अंतर कितने करने का है? तो सबके बीच में अंतर आता 8 8 का, तो इसका सारा अंतर हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है। 3 चीजें आपके पास में आ गई a n d, तो आप इससे योग ज्ञात कर सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है योग ज्ञात करने का। तो s n के जगह 15 पदों का योग ज्ञात करो, 15 लिखेंगे, यहां आ जाएगा 15/2 कोष्ठक 2 गुणा a की जगह 8 प्लस 15 माइनस a और d की जगह आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। s 15 बराबर 15/2, 8 और 2 का गुणा हुआ 16, 15 माइनस 1 गया 14 गुणा 8। आगे s 15 बराबर 15/2 कोष्ठक 16 प्लस 14 आटे 112 होता है, हाँ 112। अब 112 और 16 को जोड़ दो, तो s 15 बराबर में हो जाएगा 15/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 हो गए 8, ये 2 128 हो गए। अब 2 से काट दो, 2 से काट रहे हैं 6 4 64 बार। अब लास्ट में बचा है s 15 बराबर 15 गुणा 64, ये करते हैं अपना उत्तर आ जाएगा, गुणा करते हैं 15 का 4 से गुणा करेंगे 1500 के 60 का 0, 80 के 6, 15 से के 90, 90 और 6 होते 96। तो s 15 का मान कितना आ गया? 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 960। अगला 15वां क्वेश्चन है, ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है आपके बिंदुओं a 2,2 b 2 अंक को जोड़ने वाले AB को एक रेखाखंड AB, मैं बना रहा हूं यहां पर AB, ये A है जिसके निर्देशांक है -2,2 और यहां पर बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 2,8। ये रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु जो है उनके, जैसे मैं यहां बांट रहा हूं, ये हो गया 4 भाग, 1 2 सॉरी, ये जैसे 4 भागों में, पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये जैसे 4 भागों में। तो 4 भागों में जो ये जो बिंदु है 3 बीच में, ये 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लो इस बिंदु का नाम ले लेंगे P,
ये बिंदु है Q, मोटी मोटी बात करेगा तो P Q R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे इसको बराबर भागों में बांटें, मैं ये अलग से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। एक भाग ये हो गया, एक ये, चार भाग। जैसे मैं ये वाले भाग के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं, इस वाले भाग के, तो इधर कितने भाग बच गए, दोनों बराबर भाग, दो हो गए, एक और एक हो गए दो। इधर भी कितने हो गए, एक और एक हो गया दो। क्लियर है। अब इसका मैं अगर अनुपात निकालूं तो इसको कट करके कितना होगा, 1:1 होगा। मतलब ये जो बिंदु है इस पूरी लाइन का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो ये बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु से निकालेंगे। अगला फिर जैसे ये बिंदु और ये बिंदु हो गया, इसके बीच में ये बिंदु है, इसको निकालेंगे। इधर भी एक भाग है, इधर भी एक भाग, दोनों भाग बराबर है। तो ये भी, ये जो बिंदु है इन बिंदुओं का क्या हो गया, मध्य बिंदु। इसी तरह ये बिंदु इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो हम मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। पहला हम करेंगे Q के निर्देशांक। सूत्र होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 के बटा में 2 और y1 प्लस y2 के बटा में 2। सभी तीनों के लिए ये सूत्र लगेगा मेरे को। तो पहले Q के लिए हम ले रहे हैं, तो x1 और x2 को जोड़ेंगे। x2 है, सॉरी x1 है -2, x1 है 2 बटे में 2, y1 y2, y1 है आपके पास में 2 और y2 है 8 और बटे में 2। अब इसको हम करते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 0 बटे में 2, 8 और 2 हो गए 10, 10 बटे 2। तो इसके निर्देशांक आ जाएगा आपका 0,5। Q के जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, 0,5। थोड़ा ध्यान से समझना, इसके निर्देशांक आ गए 0,5। क्लियर। अब हम क्या करते हैं P के लिए। तो P के लिए क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु A और Q का मध्य बिंदु P। तो इससे हम क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 0 बटे में 2, y1 प्लस y2, 2 और 5 को जोड़ेंगे 2 प्लस 5 बटे में हो गया 2। आगे हल करेंगे तो होगा ये -2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 बटा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 बटे 2। आगे हल करेंगे तो इसका सूत्र आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो -1 और ये भाग नहीं जाएगा तो 7 बटा 2 होगा। तो आपके P बिंदु के निर्देशांक वो हो जाएंगे 1,7 बटा 2। अगला रहा है बिंदु R। R के लिए भी यही होगा, इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है। तो हम लेंगे x1 0, x2 2, तो हम लेंगे 0 प्लस 2 बटा में 2 और ये होगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो जाएगा 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 और ये 8 5 हो जाएगा 13 बटे 2। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो उतना ही आपके पास में 1 और ये भाग में जाएगा 13 बटा 2 ही रहेगा। तो R का ये निर्देशांक हो गया 1 13 बटा 2, दूसरा -1 7 बटा 2, तीसरा 0 और 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कोई वृत्त दिया हुआ है। क्लियर। अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृत्त एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी, मान लो यहां पर कोई एक बिंदु स्थित है A और ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त के केंद्र से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर। आगे इसमें कहा है वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस A बिंदु से अगर वृत्त पर हम क्या करें, स्पर्शिका खींचे तो ये बिंदु इसको मान लेते हैं, ये B हो गया, वृत्त के अंदर O हो गया। ये A से लेकर B तक की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये वाली R त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी आधा दी हुई लंब ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। लंब ज्ञात करना है, सूत्र होगा कौन सा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लंब को हमने r माना, त्रिज्या माना है, कर्ण अपने 5 दिया गया तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता 3 नंबर का।
r बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो r बराबर हो जाएगा ये 9, और 9 का वर्गमूल होगा वो कितना होता है 3, तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी आई है उत्तर में 3 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये 3 सेंटीमीटर आते हैं आपके 3 नंबर फिक्स है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। टोटल विद्यार्थी 30 है, इसमें विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है, अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेम वैसे ही करना है। इसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, 75 तक लास्ट दिया हुआ है। आगे आपको यहाँ एफ क्या करना है, यहाँ सी एफ आएगा, एफ है ये सी है। एफ दिया हुआ है 2 3 8 6 6 3 2। क्लियर, सीएफ निकालेंगे। सीएफ के लिए क्या, पहले सीएफ ये है कि 2 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। मैंने आपको बताया था जो एफ का सम आता है यानी सिग्मा एफ आता है वो आपका एन होता है, लास्ट में होता है। तो जो 30 थे विद्यार्थी टोटल ये 30 आ गया है, तो एन है वो कितना है 30 है। एन बटा 2 कैसे निकालेंगे, 30 बटा 2 बराबर 15, एन आया है 15। तो 15 सीएफ में कहां आ रहा है ये ध्यान से देखना, यहां तक 13 है, मतलब यहां से इस जो खाना है 50 से लेकर 55 तक, इसमें जो है वो 13 तक आ रहे हैं। 13 से आगे वाली संख्या किसमें आएगी, इस वाले भाग में। तो ये भाग जो अपने हैं वो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग पता चल गया है तो माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं माध्यक सूत्र से, n प्लस कोष्ठक n बटा 2 माइनस cf बटा में f और गुणा में h। ठीक है, f है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 प्लस n बटा 2 भी निकाला हमने 15 माइनस cf माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बार-बार का संचय बार-बार था, इससे ठीक पहले 13 आ गई तो यहां लिखा 13, f माध्यक वर्ग की बार-बार का 6 और गुणा में h, h का मतलब है अंतराल कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है, 5 का। क्लियर, 55 प्लस 13 में सॉरी 15 में से 13 या 2 2/3 गुणा में 5, सॉरी 2/6 है ये, है ना। फिर 2 से ये इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5/3। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको भाग दे दो तो ये आ जाएगा 55 प्लस 3 का भाग जाना 5 में, तो 3 का भाग 5 में, एक बार गया 3 का 3 पीछे रहे 2 पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 2 0 20। फिर ये 6 6 6 6 जुड़ता जाएगा क्योंकि आप 6 देखो 3 6 18 पीछे 2 2 20, 3 6 18 पीछे 2 2 20, तो ये भाग कभी पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या को बढ़ा करके ले लेते हैं, इसको लिख देते 1 प्लस 67। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 67। तो ये आपका क्या है 56 प्लस 67 माध्यक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस √2 के मूल ज्ञात कीजिए। ये चौथे क्वेश्चन से आया हुआ द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात हम द्विघात सूत्र से करेंगे। तो उससे पहले विविक्त का निकालते हैं b² - 4ac। विविक्त कर के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें a है तो a अपने पास में 3 है, b आपको दिया गया -2√6 और c आपको दिया गया है 2। ठीक है, अब इसको सूत्र में रख दें। पहले b का स्क्वायर अगर लिखेंगे -2√6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 गुणा a और c का गुणा करना, a है 3 और c है 2। अब इसको हल करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 2 का स्क्वायर आया 4,
इसको अगर डायरेक्ट स्क्वायर करना नहीं आता तो वैसे अलग अलग कर दो कि 2 का स्क्वायर कितना आया 4, रूट 6 का स्क्वायर कितना आया 6। अब इन दोनों का गुणा कर दो, उत्तर कितना आया 24। तो इसकी जगह लिखेंगे 24 माइनस ये देखो 4 के 12, 12 दूनी 24, उत्तर कितना आएगा 0। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है, उसमें था कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विविक्त कर के बराबर 0 आ जाए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर क्या आ जाए 0, तो उस समीकरण के जो मूल है वो दोनों बराबर होते हैं, वो दोनों एक जैसे रहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हल किया है, तो इसको हम द्विघात समीकरण के सूत्र से लिखेंगे। पहले हम यहाँ द्विघात समीकरण लिख देते हैं, सॉरी द्विघात सूत्र लिख देते हैं। द्विघाती सूत्र वो होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है द्विघात सूत्र। इससे हम हल करेंगे, पहले माइनस b है तो हम लिखेंगे माइनस कोष्टक b की जगह क्या है -2 रूट 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये संख्या उतार दो सेम सेम, -2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2 और बटे में 2 गुणा a के बराबर क्या आ रहा है 3, तो 2 गुणा 3। क्लियर। अब आगे माइनस कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह, कोष्टक खुद चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, तो रूट 6 है प्लस माइनस रूट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो अंदर मैंने संख्या लिखी है ये संख्या यही है b स्क्वायर माइनस 4ac, और अपने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में क्या है 0, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 0, और बट्टा में 3 और 2 का गुणा करके करना है कितना 6। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, उत्तर अपने आप आ जाएगा। या इसको थोड़ा आगे और हल करें तो ये आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है और बट्टा आ गया 6। अब एक बार इसको प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे, प्लस चिन्ह से एक बार हल लेंगे इसका माइनस चिन्ह से, प्लस चिन्ह से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 रूट 6 प्लस 0 बट्टा में 6, तो उत्तर कितना आएगा 2 रूट 6 बट्टा में 6, ये इससे करके उत्तर आया 3, तो फाइनल उत्तर आ रहा है रूट 6 बटे 3। माइनस चिन्ह से करेंगे तो भी क्या होगा, ये होगा 2 रूट 6 माइनस 0 बटा 6, कोई भी संख्या में से 0 बटा तो जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संख्या भी दिया जाएगा 2 रूट 6 बटा 6 काट दो, ये 3 बार कटा तो कितना आ जाएगा रूट 6 बटे 3। तो हमने जो मूल है इसके, ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, इसके मूल अपने क्या आ गए रूट 6 बटे 3, रूट 6 बटे 3, दोनों मूल है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है। इसकी हमने गणना पहले ही कर दी थी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में 0 आ जाए तो उसके मूल क्या होते हैं बराबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि दो क्रमांकन धन पूर्णांक, दो क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो पहले ज्ञात कीजिए, पहले पहला लिखेंगे कि माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, पहला x मान लिया, तो दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। ये मैं आपको समझाता हूं। धन पूर्णांक का मतलब होता है जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर माइनस की ओर आगे बढ़ते हैं और इधर प्लस की ओर आगे। क्लियर। ये 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होता है, ये 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, इस तरफ चलते हैं माइनस, इस तरफ चलते हैं प्लस। जो प्लस वाली संख्या होती है वो धन होती है, जो माइनस वाली होती है वो होती है ऋण। क्लियर। धन पूर्णांक मतलब यहां से शुरू होने वाली संख्या सभी धन पूर्णांक है। मान लिया हमने 1 है, 0 के बाद कितनी संख्या है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 5, ये धन पूर्णांक है। अरे तो इस एक संख्या से क्रमांक का मतलब क्रम से आने वाला, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ये होते क्रमांक। तो एक से दूसरे में या दूसरे से तीसरे या तीसरे चौथे में जाने के लिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है, सब में 1 1 जुड़ रहा है। मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या में, एक क्रम से दूसरे क्रम में जाने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ रहा है, एक एक जोड़ना पड़ रहा है। तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, क्रमांक बोला है तो x प्लस 1 करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि क्रमांक का मतलब क्या होता है। आगे हल करते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में दिया है
कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 वर्ग, यानी मैं अगर x का वर्ग करूं और x प्लस 1 का वर्ग करूं और इन वर्गों का क्या करूं मैं योग यानी जोड़ कर दूं तो उत्तर कितना आता है 365। ये प्रश्न क्या है और ये इसी से हमारा समीकरण बनेगा। क्लियर, समीकरण बनेगा देखो x स्क्वायर, इसको आगे हम करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको आगे और हम करना चाहें तो x स्क्वायर इसको जुड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 का पक्षांतर करके पहले इधर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 365 बराबर में 0। आगे हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस में हो जाएंगे 364 बराबर 0। और छोटा करना चाहते हो 2 का भाग दे दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x और इसमें 2 का भाग देकर ये हो जाएगा 182 बराबर 0। ये आपका लास्ट वाला समीकरण बन जाता है द्विघात समीकरण। समीकरण ये भी सही है लेकिन ये संख्या बड़ी हो जाती है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको छोटा कर दिया। आगे क्योंकि इसको हल करना है, आगे इसके टुकड़े करने होंगे, इसके दो बीच वाले संख्या कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 182 है और माइनस करने पर 1 आए। ऐसे कौन कौन सी दो संख्या है? अगर डायरेक्ट ऐसा संख्या दिमाग में नहीं आते तो आपको करना बाकी गुणनफल 182 का 2 का भाग जाना है, 9 1 81 बार गया, सॉरी 91 बार गया, फिर 7 का भाग जाना है 13 बार गया, 13 का भाग गया 1 बार। अब देखो 7 गुणी 14 हो गई, ये 13 हो गई, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है और 14 में से 13 गया तो उधर कितना आ रहा है 1। तो आपके सीधे टुकड़े हो रहे हैं 14 और 13। इसके हम टुकड़ा करेंगे क्या होगा x स्क्वायर प्लस ये 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वो जो शून्य ज्ञात करते थे वैसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x कोष्ठक, यहां पर x के पीछे रहेगा, यहां पर पीछे रहेगा 14, ये आ गया x प्लस 14। यहां पर देखिए यहां पर दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, इन दोनों में 13 का भाग जा रहा है तो 13 कॉमन आएगा तो ये कॉमन आएगा माइनस का 13। यहां पर पीछे कह रहा है x और इसमें 13 का भाग देंगे तो आएगा 14, तो ये आ गया x प्लस 14 बराबर 0। ये वही जो कॉमन लेने के लिए जो बहुपद ज्ञात किए थे हमने, बहुपद से शून्य ज्ञात किए, सेम टू सेम वही है, संख्या कितनी बड़ी है। अब वही दोनों कोष्ठक सेम आ गए, दोनों में से एक कॉमन लेंगे, कोष्ठक कॉमन ले लिया, दूसरा कोष्ठक बना आपने x - 13 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे वही, या तो इस कोष्ठक के सामने 0 है या ये कोष्ठक 0 है, इसलिए क्या आ रहा है इन दोनों कोष्ठक के बराबर में 0 आ रहा है। अगर इस कोष्ठक के बराबर में 0 है तो हम क्या लिखेंगे x बराबर -14 आएगा, अगर इस कोष्ठक के बराबर में 0 है तो क्या आएगा x बराबर प्लस का 13। हमने x किसको बना था पहला धन पूर्णांक, यानी अपना पहला धन पूर्णांक है या तो -14 है या 13 है। यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जो 14 है वो संख्या माइनस में, माइनस वाली संख्या धनात्मक नहीं हो सकती, तो धनात्मक संख्या हमने 13, तो जो पहली धनात्मक संख्या है वो तो है 13, जो दूसरी धनात्मक संख्या है क्रमांक 13 के बाद कौन सी क्रमांक आएगा 14। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन आपके, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वो था कि sin a के बराबर 3/4 है, 3/4 दिया हुआ था और आपको tan a का मान ज्ञात करना था। यहां पर tan a का मान आपको दे दिया है 4/3, tan a बराबर में 4/3 है, तो बाकी जो भी पीछे बचते हैं कि sin a के बराबर में क्या होगा, cos a के बराबर में क्या होगा, tan तो दिया हुआ है, cot a के बराबर में क्या होगा, sec a के बराबर में क्या होगा और cosec a के बराबर में क्या होगा। इनका आपको मान निकालना पांचों। कैसे निकालेंगे, tan का सूत्र बनता है वो बनता है लंब बटे आधार, यानी आपके 4 तो लंब है और 3 आधार है। जैसे sin का ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी आपको sin के लिए कर्ण का जरूरी है, कोस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार तो हमारे पास है कर्ण नहीं है तो कर्ण ज्ञात करना होगा। कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, अगला है आपके कर्ण बटा आधार सेक का, और अगला आपके कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो
तो इसमें से देखो सिर्फ इससे tan से tan का उल्टा होता है कोण, तो कोण का निकाल सकते हैं। 4/3 दिया गया तो इसको हम 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी वाले के लिए हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से? होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो आपको कर्ण आएगा। तो लंब आपके पास में 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 होते 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण आपके कितना आ गया 5। लंब 4 है ये और आधार 3 है, तो इसको हम हल करेंगे। देखो साइन लेंगे लंब बटा कर्ण, लंब है 4 कर्ण है 5, तो 4/5 साइन हो गया। आगे है आपके कोस है आधार 3 दिया गया है, कर्ण 5 निकाला है, फिर कर्ण 5 निकाला है, आधार 3 है, कर्ण 5 है और आधार 4। ये आपके इतना करते ही 4 नंबर है। ये पहली बार हुआ है कि 4 नंबर इतना बड़ा इतना सरल दे दिया गया है, बाकी हर बात तो त्रिकोणमिति शास्त्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन है B और यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B और sin Q बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण Q है। इससे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसने दे दिया नाम, एक P है और एक Q दे दिया इसने नाम B और Q। ये B है और ये Q है, इसको नाम कोई भी दे दो आप, ये दोगे। एक पर समकोण है, एक B है और Q है, तो हम sin का निकालेंगे सूत्र। अगर थीटा Q पर है या थीटा B पर है, अगर B पर है तो sin B के लिए क्या सूत्र होगा? sin का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अभी हमने निकाला था, तो sin B के लिए जो लंब है क्या है? लंब। B के लिए लंब होगा AQ, तो आ जाएगा AQ, कर्ण होगा BQ, ये लिख दिया हमने BQ। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात लें कि sin Q के लिए यानी थीटा Q पर हो तो sin के लिए क्या सूत्र बनेगा? तो Q के लिए लंब होगा BA या आप कह सकते हो AB बटा में कर्ण, दोनों के लिए सेम होगा BQ। ठीक है, अब इसमें क्या है sin B और sin Q दोनों बराबर देंगे। मैं इसी की तरह लिख रहा हूं कि sin B के बराबर है sin Q, तो इसको बराबर कैसे लिखेंगे? sin B का मान है AQ बटा BQ बराबर में है BA बटा में BQ। क्लियर? अब क्योंकि दोनों की बटा में BQ है तो BQ से BQ कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा AQ बराबर में BA। क्लियर? AQ भुजा कौन सी है? AQ भुजा होगी ये वाली, मैं हाईलाइट कर देता हूं ये वाली, और BA भुजा है ये वाली। ये दोनों भुजाएं क्या दिए हैं? बराबर से दिए हैं। क्या किए हैं? बराबर। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है समद्विभुज त्रिभुज। और समद्विभुज त्रिभुज की खासियत होती है उसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। कि इस AQ के भुजा के सामने वाला कोण बन रहा है B, तो ये कोण हम लिखेंगे B। हम लिखेंगे यहाँ पर अतः भाई AQ और BA बराबर है, अतः कोण B जो है वो इस भुजा के सामने कोण कौन सा बन रहा है? Q। वो कोण Q के क्या होगा? बराबर। ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कोण B और कोण Q क्या है? बराबर है। सिद्ध कर दिया तो हम नीचे क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। ये तालिका दी हुई है इसमें पहले से कि ये जो परिवार की माप है और परिवार की संख्या इतनी भी 1 से 3 माप के लिए 7 परिवार है, 3 से 5 के लिए 8 है, टोटल 20 परिवार है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? बहुलक। सांख्यिकी में सबसे सरल कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है बहुलक का, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपको सारणी बनानी होती है, सीधा सूत्र लगाया, अंदर मान लिखे और क्या खत्म, बहुलक आ जाएगा। पहचान करनी है सिर्फ एक चीज की कि बहुलक वर्ग कौन सा है। पहले मैं सूत्र बता देता हूं बहुलक का। बहुलक का सूत्र होता है n प्लस कोष्ठक f1 माइनस f0
बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू x। L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो हम इसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे उसकी जो निम्न सीमा होती है, जैसे मान लो ये पहला आ गया बहुलक वर्ग, तो एक है वो निम्न सीमा होगी, इसमें 3 है वो निम्न सीमा है, 5 निम्न है, 7 9 ये निम्न सीमा होगी। जैसे माध्यक में करते थे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वैसे यहाँ होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आगे f1 f0 और f2 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वो तो होती है f1, बहुलक वर्ग से पहले आती है वो f0, बहुलक वर्ग के बाद वाली f2 और h वर्ग अंतराल नहीं। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जो हम परिवार की संख्या, सॉरी यहाँ पर जो बारंबारता दी गई, जो परिवार की संख्या दी गई है वो बारंबारता है। बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है, वो आपके क्या होती है, बहुलक वर्ग होती है। देखो आप यहाँ देख सकते हो 7 8 2 2 और 1 है, जिसमें 8 जो है वो सबसे ज्यादा आ रही है, तो 8 वाली ये जो वर्ग है ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग। क्या है, बहुलक वर्ग। इससे हम आगे करेंगे n बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी 3 प्लस f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 माइनस 8 f0 बहुलक वर्ग से पहले आ रहा 7 बटा 2f1 2 गुना f1 8 लिखा है, फिर f0 7 लिखा है, f2 बहुलक वर्ग के बाद आ रहा 2 तो लिखेंगे 2 और h का वर्ग अंतराल कितने का आपको दिख रहा होगा, 2 का वर्ग अंतराल 2 लिखिए। अब इसको हल करना, 3 प्लस 8 में 7 के पीछे 1 बट्टा 8 और 2 का गुणा हुआ 16, 7 और 2 जुड़ के हो गए 9 गुणा हो गए 2। आगे चलते हैं, 3 प्लस 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और 16 में से 9 जाएंगे पीछे रहेंगे 7। आगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर पहले 7 में सॉरी 2 में 7 का भाग दे देते हैं, जो भी उतराएगा 7 में 2 का भाग डायरेक्ट नहीं जाता है, तो पॉइंट लिखने पर लगेंगे 0 पॉइंट, तो ये 2 का हो जाएगा 20, 7 का भाग देगा 2 बार 7 2 14, पीछे रहेगा इसमें 6 6 0 7, फिर इसमें भाग देगा 8 बार 7 अपने 56। तो अपने इतना ही खूब है, पॉइंट के बाद बहुलक को माध्य को पॉइंट के बाद 2 संख्या लेने से ज्यादा आने का काम नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 0.28 को जोड़ेंगे, सॉरी 0.28 को, तो ये आपके बच जाएगा 3.28 बहुलक है। सबसे आसान सवाल जो आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में देता है वो होता है बहुलक का। अब इस पूरी जो प्रश्न पत्र था इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य की साक्षरता दर ज्ञात करनी है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे 45 से 55, फिर आएगा 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये आपके f है, फिर हम निकाल लेंगे इसको x, फिर u वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल्पित माध्य एकदम सरल आसान विधि, फिर यहां निकाल देंगे fu। भले ये जो खाने बड़े बन रहे हैं पर आपको आसानी रहेगी इससे अगर हम करोगे तो अकॉर्डिंगली। f है वो है 3 10 11 8 3। x कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग देना, दोनों को जोड़ दो कितने हो गए 45 और 50 हो गए 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, फिर 10 10 का अंतराल तो 60 70 80 90। u के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा a कल्पित मान। कल्पित मान जैसे मैंने ले लिया a, बीच वाले लेते हैं हमेशा x में, a ले लिया मैंने कल्पित मान, तो a ले लिया मैंने कल्पित मान। अब कैसे सॉरी कल्पित मान लिख लेते हैं यहाँ पर, कल्पित मान जिसे हम a बोलते हैं वो हमने लिया है 70। u कैसे निकालते हैं, x माइनस a बटे x, ये सूत्र होता है u का निकालने का, x माइनस a बटे x। जैसे मैं पहला निकाल रहा हूं, x है 50 माइनस a है 70 बटा
अपने वर्ग अंतराल कितना कितना है 10 का, तो ये 10 है। अब ये आ जाएगा -20/2 उत्तर आया -2। फर्स्ट कितना आया माइनस का 2। इससे सरल तरीका, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है u बराबर x माइनस a बटा h होता है, तो सीधा लिख दो जो वर्ग अंतराल सॉरी जो आपने कल्पित मान a माना है उसके बराबर में तो 0 लिख दो, ऊपर की ओर माइनस लिख दो -1 2 का तीसरी संख्या -3 -4 इस तरह से, और नीचे वो सीधे लिख दो 1 2 3 4 5 जितनी है। सबसे सरल तरीका है, इसलिए मैंने u निकाला है। x आप निकालते हो, एक कल्पित मान कोई भी मान है, ये जो x वाली संख्या इसमें से कोई भी मान सकते हो, जो कल्पित मान माना उससे अगले वाले में u के कारण लिखना 0, ऊपर बढ़ते हो तो -1 -2 -3, नीचे आता है 1 2 3 4 प्लस में और ऊपर माइनस। ठीक है, f और u का गुणा करना है, 3 और -2 का गुणा हुआ -6, 10 और -1 का गुणा हुआ -10, 11 और 0 का गुणा हुआ 0, 8 और 1 का गुणा हुआ 8, 3 और 2 का गुणा हुआ 6। यहां तक क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे करते हैं सम, इसका जोड़ कर देते हैं। क्योंकि इसमें दे रखा है 35 नगर है, तो सिग्मा f तो आ जाएगा आपके 35, सिग्मा f यू करेंगे, इनका जोड़ तो कितना होगा देखो, पहले माइनस वाला जोड़ लेते हैं, 6 और 10 माइनस के 16 हुए हैं, और 8 और 14 प्लस के 14 माइनस के 16, तो उत्तर आएगा माइनस का 2। इसका सम कितना आएगा -2। अब कल्पित मान विधि से हम करते हैं इसका सूत्र, x 12 बराबर हो गया, पहले मैं कल्पित मान विधि लिख देता हूं। कल्पित मान सॉरी ये पग विचलन, ये मैं भूल गया था थोड़ा विधि का नाम, इस विधि को पग विचलन कहते हैं। पग विचलन विधि माध्य। कल्पित विधि में क्या होता है, डी निकलता है, डी कैसे निकलता है x माइनस a, इस तरह से। कल्पित विधि माध्य x बार बराबर, सूत्र होता है इसका a प्लस सिग्मा f u बटा सिग्मा f इंटू h, ये सूत्र होता है पग विचलन विधि का। ये हमने जो कल्पित मान माना था कितना माना था 70, ये आ गया 70 प्लस सिग्मा f का आया -2, सिग्मा f है 35 और गुणा h है 10, है ना। तो 10 से 2 से कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये आ गया 70। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4/7, 7 का भाग दो 4 में, जो भी उत्तर आएगा वो लिख लेंगे, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दो, ये आ गया 40, 40 में 7 का भाग दिया 5 बार, 7 पंजे 35, फिर पीछे रहे 5, 5 0 50, 7 का भाग देगा 7 7 49, 2 काफी है, आगे लिखने की जरूरत है नहीं, तो 40 और 50 को जोड़ दो, सॉरी इन 70 और 0.75 का जोड़ दो तो 0.70.57, ये आपका क्या आ जाएगा माध्य, 70.57 हो जाएगा आपके माध्य। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में कम दिक्कत रहती है, अगर आप उससे करोगे ना माध्य विधि से, सॉरी प्रत्यक्ष विधि से, तो उसमें ये जो सम आता है जोड़ सिग्मा fx वाला, तो वो बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, तो उसमें क्या होता है जोड़ भाग में दिक्कत रहती है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। धन्यवाद।